Hello everyone, this is Anjali and welcome back to my YouTube channel Storyteller अनु। हम लोग हौसलों का सफ़र नॉवेल के 9th चैप्टर में पहुंच चुके हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। गोली सी रफ्तार, हेमंत करकरे। मुंबई की ठंड में उत्तर भारत की तरह ठिठुरन नहीं होती, बस हल्की ठंडी हवा चलती है। मुंबई कर अपने फैशनेबल कपड़ों में इस गुदगुदाती हवा के साथ एक रिश्ता बना लेते हैं। हालांकि काम की बोझ और समय की कमी के चलते यह रिश्ता क्षणिक होता है, लेकिन कुछ पल के लिए तमाम तनावों को भुला देता है। 25 नवंबर 2008 का दिन भी कुछ ऐसा ही था। करकरे की कार गोरेगांव चौपाटी के सामने से गुजरी और उन्हें महज 1 साल पहले का वह घटनाक्रम याद आ गया जब पूरे देश में उनकी वाहवाही हो रही थी। इसी तरह हल्की ठंड का मौसम था और करकरे की टीम जाल बिछाए बैठी थी। इंतजार करते करते रात के 12 बज गए थे। करकरे उस समय नारकोटिक्स विभाग में थे। समुद्र के किनारे नशे की धुन में आगे बढ़ते दो जोड़े पीछे से आती एक आवाज से चौंके। बाबा शराब नहीं पीता, सिर्फ चाय पीता है, लेकिन बदले में तुम्हारा भविष्य बताएगा। उन चारों ने उस बाबा की बात पर ध्यान नहीं दिया तो उसने दोहराया, सिर्फ 50 रुपया, बाबा चाय पिएगा और सबका भविष्य बताएगा। इस बार एक पलटा, 50 रुपये में कौन सी चाय आती है बाबा? बाबा रात भर जागेगा और सुबह तक चाय पिएगा, लेकिन भविष्य सटीक बताएगा। इस बार एक लड़की के दिल की बात जुबां पर आ गई। अच्छा बाबा बताइए, यह मुझे धोखा तो नहीं देगा? पहले 50 रुपया। लड़की ने साथ खड़े अपने साथी को इशारा किया और उसने 100 रुपये का एक नोट बाबा के हाथ में रख दिया। बाबा ने पूरे 100 रुपये अंटी में डाले और उसके साथ खड़े लड़के की ओर देखते हुए कहा, नहीं, धोखा नहीं देगा, लेकिन आज दौड़ाएगा बहुत। मतलब आज का दिन तुम्हें हमेशा याद रहेगा। आज की पार्टी भी तुम लोग कभी नहीं भूलोगे। बोलो, सच कहा ना? जा रहे हो ना पार्टी करने? हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम? बाबा हंसा। अच्छा बताओ, कहाँ हो रही है रात वाली पार्टी? अरे अभी कहाँ हो रही है, अभी तो शुरू होगी यहीं पास में। साथ वाली लड़की ने इशारा किया। आशीर्वाद की मुद्रा में बाबा ने उस ओर देखा और दूसरी तरफ चल दिया। रात के करीब 2 बजे थे। तेज म्यूजिक और कैप्सूल उस रेव पार्टी की जान थे। नशे में धुत ढेर सारे युवा साथ होते हुए भी अकेले थे। उन्हें शायद किसी की ज़रूरत भी ना थी। तभी गोली चलने की आवाज़ आई, लेकिन पार्टी पर कोई असर ना पड़ा। गोली चलाने वाले को शायद ये तौहीन पसंद नहीं आई और दूसरी गोली ने म्यूजिक सिस्टम के पैनल को ही जला दिया। एकाएक सब शांत हो गया। एक बैटरी चालित लाउड स्पीकर पर आवाज़ गूंजी, पुलिस ने घेर लिया, कोई हलचल नहीं चाहिए। कुछ पल की चुप्पी रही, फिर नशे में धुत लोगों की चेतना मानो लौट आई और भगदड़ मच गई। खुमारी में चारों दोस्त एक तरफ दौड़े। सामने एक पुलिस अधिकारी खड़ा था। चारों को लगा आज तो गए काम से, अब घर वालों को पता लग ही जाएगा कि वे ड्रग लेते हैं। लेकिन नहीं, पुलिस वाले ने एक नज़र उन्हें देखा और साइड दे दी। जल्दी भागो। चारों बदहवास भागे। सबसे पीछे भाग रही लड़की को लगा मानो इस पुलिस अधिकारी का चेहरा देखा हुआ है और उसकी आवाज़ भी जैसे कुछ घंटों पहले ही सुनी है। करकरे का टारगेट पार्टी में शामिल बच्चे थे भी नहीं। उनकी निगाहें तो उस विदेशी को ढूंढ रही थी जिसे उन्होंने वियना में स्क्रीन पर देखा था और कई बार देखा था। वह चेहरा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की तकरीबन हर बैठक में दिखाया गया था और करकरे को खबर मिली थी कि वह मुंबई में है। ज़्यादा समय नहीं लगा और जैसा कि करकरे का अनुमान था वो वहीं था। वे दोनों ही पहले कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे, लेकिन एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह जानते थे। उस विदेशी ड्रग माफिया को अपनी मौत नजर आ गई। उसने तेजी से भागना शुरू किया, लेकिन करकरे किसी बाज की तरह उस पर निगाह जमाए हुए थे। भीड़ और अफरा तफरी के बावजूद वह करकरे की नज़रों से ओझल नहीं हो पाया। वियना से लौटने के बाद आईपीएस हेमंत करकरे को बंदूक उठाए एक अरसा हो गया था। उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और भीड़ के बीच निशाना साधा। एक आवाज़ के साथ रिवॉल्वर से हल्का धुआं निकला। निशाना अचूक था। दूसरे दिन के अखबार एक नामचीन विदेशी ड्रग माफिया के एनकाउंटर की खबरों से भरे हुए थे। अखबार पढ़ती वह लड़की भी भविष्यवाणी करने वाले बाबा को सैल्यूट कर रही थी। अखबार ले लो साहब, अखबार। कार के ग्लास पर खटखट की आवाज़ से करकरे की तंद्रा भंग हुई।
अखबार ले लो साहब, आज की ताज़ा खबर, पश्चिमी समुद्र पर तूफान की आशंका, सिर्फ 1 रुपया। ड्राइवर ने लड़कों को भागने के लिए इशारा किया तो करकरे ने उसे रोकते हुए पैसा देने के लिए कहा। उन्हें आशंका भी नहीं थी कि सब कुछ तबाह कर देने वाला तूफान पश्चिम से ही आ रहा है। 26 नवंबर 2008, सारा देश अपने टेलीविज़न से चिपका हुआ था। पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते आए 10 आतंकियों ने मुंबई की सड़कों पर कहर बरपा दिया था। टीवी रिपोर्टर लाइव रिपोर्ट कर रहे थे। ताज होटल और सीएसटी स्टेशन पर सबसे ज़्यादा हत्याएं की गई थी। न्यूज़ रिपोर्टिंग की हालत यह थी कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की आका उन्हें भारतीय न्यूज़ चैनल देखकर ही निर्देश दे रहे थे। हमारे टीवी चैनलों की बदौलत उन्हें अच्छी तरह पता लग रहा था कि कहाँ कितनी पुलिस है। ऐसे समय में करकरे को सूचना मिली कि आतंकी कामा अस्पताल की तरफ गए हैं। एक टीम पहले ही कामा अस्पताल पहुंच चुकी थी। वहां घुसे आतंकी अजमल कसाब और इस्माइल ने एक डॉक्टर व एक मरीज को गोली मार दी। आतंकी बेहद गुस्से में थे क्योंकि वे चाह कर भी उन सभी मरीजों को नहीं ढूंढ पा रहे थे जिन्हें वहां के स्टाफ ने छुपा लिया था और अस्पताल की लाइट भी काट दी थी। तभी वहां पहले से पहुंची पुलिस टीम ने आतंकियों से सरेंडर करने को कहा। इससे तिलमिलाए कसाब और उसके साथी ने हैंड ग्रेनेड से हमला किया और पूरी पुलिस टीम को मार डाला। तभी पुलिस की एक पॉलिश गाड़ी कामा अस्पताल के बाहर पहुंची। इस गाड़ी में मुंबई ही नहीं वरन भारतीय पुलिस सेवा के शीर्ष और नामी गिरामी अधिकारी सवार थे। एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस अशोक काम्पटे और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय साल्सकर खुद गाड़ी चला रहे थे और ड्राइवर के साथ एक हवलदार सबसे पीछे बैठा हुआ था। करकरे ने अनुमान लगाया कि आतंकी पिछले दरवाजे से निकल गए हैं। उन्होंने आतंकियों को गिरगांव की तरफ घेरने का प्लान और आगे पुलिस पार्टी को तैयार रहने को कहा। कामा से लगी हुई गली में साल्सकर धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे। अचानक स्माइल और कसाब ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। सबसे पीछे बैठे हवलदार ने मरने का नाटक किया और किसी तरह अपनी जान बचा पाया। कसाब और उसके साथियों को अंदाज़ा भी नहीं था कि उनकी गोलियों का शिकार कौन बन गया। बाद में आतंकियों को समर्थन देने वालों ने स्वीकार भी किया कि करकरे और उनके साथियों की हत्या उनकी सबसे बड़ी सफलता थी, जो अनजाने में ही कसाब के हाथ लगी। हेमंत करकरे अपने अधीनस्थों का ख्याल रखने वाले अफसर थे। यही कारण था कि उनकी हत्या के बाद पुलिस वाले तिलमिलाए हुए थे और हवलदार तुकाराम आंबले की हत्या के बाद तो पुलिस वाले कसाब को गिरगांव में ही मार डालना चाहते थे। गिरगांव में कसाब ने आत्मसमर्पण का स्वांग रचा था और जब तुकाराम निहत्थे ही उसे गिरफ्तार करने पहुंचे तो कसाब ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। तुकाराम को करीब 40 बुलेट लगी थी। इस पुलिस अधिकारी ने बाकी पुलिस वालों से यह कहते हुए रोका कि यह एविडेंस है। करकरे साहब भी इसे जिंदा ही पकड़ना चाहते थे। बाद में मुकदमा चला और कसाब को फांसी हो गई। इसके बाद पत्रकार जितेंद्र दीक्षित ने अपने ब्लॉग पर एक घटना का वर्णन किया है। यह घटना बताती है कि हेमंत करकरे का अपने अधीनस्थों के बीच कितना सम्मान था और उनकी हत्या से उपजा गुस्सा किस कदर नफरत में तब्दील हो चुका था। हालांकि इसकी पुष्टि शायद कभी नहीं हो सकती। उन्होंने लिखा, क्रॉफोर्ड मार्केट की दिशा से 2 एसयूवी वहां पहुंचती हैं। उनमें से सादे कपड़े पहने करीब 10 लोग उतरते हैं। उनके कुछ साथी पहले से वहां मौजूद रहते हैं। सभी के चेहरे गुस्से से तमतमाए हुए हैं। एसयूवी से जो लोग उतरे हैं उनमें से एक मंझले कद का शख्स भी है जिसने टी शर्ट पहन रखी है और जिसका चेहरा काले रंग के बुर्के से ढका है। एक शख्स ने पीछे की तरफ से उसकी पैंट को पकड़ रखा है। दूसरे ने उसके कंधे पर एक हाथ रखा है। बुर्के वाले शख्स को घसीटकर कावसजी हॉल और मेट्रो सिनेमा के बीच की सड़क पर लाया जाता है। सादे कपड़ों में मौजूद तकरीबन 6 फुट लंबा एक शख्स जोर से बुर्के वाले शख्स को आवाज देता है, थूक थूक, इधर ही थूक तू। बुर्के वाला शख्स कोई हलचल नहीं करता। अब सादे कपड़ों में मौजूद बाकी शख्स भी उसी हिंदी मराठी में गालियां देने लगते हैं। जिस शख्स ने उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ था वह अब बुर्के पर से ही उसके बालों को दबोचता है और उसे लात मारते हुए थूकने के लिए कहता है, मारो मत साहब, थूकता हूँ। बुर्के वाला शख्स बुर्का आधा खोलकर सड़क पर थूक देता है। उसे एक लात पड़ती है और थूक। जब बुर्के वाला शख्स 5-6 बार सड़क पर थूक देता है तो सादे कपड़े वाला लंबा शख्स कड़क आवाज में उससे कहता है, अब चाट इसको। बुर्के वाला शख्स इस आदेश को नहीं मानता है।
उसे फिर एक बार लात पड़ती है। इस बार पड़ी लात ज़्यादा सख्त होती है। बुर्के वाला शख्स गिरते गिरते बचता है। सादे कपड़े में मौजूद 2-3 लोग उसको लतियाने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ करे, बुर्के वाला शख्स सड़क पर बैठकर अपना ही थूक चाटने लगता है। जितना भी उसने थूका था वह सब वापस ले लेता है। सादे कपड़े में मौजूद सभी लोग उसे नफरत भरी नज़रों से देख रहे होते हैं। एक शख्स कहता है, जो तूने किया है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। सन 2000 की बात है। सरकार ने करकरे को दूतावास अधिकारी बनाकर वियना भेजा। वहां जल्दी ही उन्हें आतंकवाद से लड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी में जगह मिल गई। वहां मौजूद भारतीय अधिकारी उनकी कूटनीति व ड्रग हथियार आतंकी संबंधों को समझने की कला के कायल थे। वे अपने ऑफिस में बैठे एक साथी की हथेली देख रहे थे। हस्तरेखा पढ़ने पढ़ाने का उन्हें शौक था। तभी उनके अधिकारी टीपी श्रीनिवासन का फोन आया। उनसे कहा गया कि अगले महीने यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जाना है और वे नेगोशिएशन के लिए भारतीय टीम का अहम हिस्सा होंगे। इसका मतलब था कि वे इस ड्राफ्ट में भारतीय पक्ष को शामिल करवाने के लिए तर्क और दलील पेश करेंगे। करकरे ने इसके लिए मेहनत की और आज भी यह ड्राफ्ट करप्शन से लड़ने के लिए अहम दस्तावेज माना जाता है। फिल्मों में दिखाए जाने वाली मनी लॉन्ड्रिंग के अधिकांश तरीके करकरे द्वारा ही बताए गए थे। रिसर्च एनालिसिस विंग यानी रॉ, वियना और नारकोटिक्स ने मिलकर हेमंत करकरे को गढ़ा था। कसाब की गोली के निशाने पर करकरे का आना आतंकवाद की एक बड़ी जीत थी और मानवता की हार। करकरे वास्तव में आतंक की नब्ज जानते थे, इसलिए घटना स्थल को देखते ही पहचान लेते कि अंजाम देने वाला कितने पानी में है। इन सब के पीछे उनका इंजीनियर दिमाग काम करता था। कम लोग जानते हैं कि भारतीय पुलिस सेवा में आने से पहले करकरे इंजीनियरिंग कर चुके थे और एक कंपनी में नौकरी भी कर रहे थे। लेकिन पुलिस सेवा में आने के लिए वे इस कदर लालायित थे कि नौकरी के दौरान भी सिविल सेवा परीक्षाओं में बैठते रहें। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। ये ऑडियो बुक आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसके आने वाले चैप्टर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में इसके अगले चैप्टर के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखें, यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। टाटा, बाय बाय।